मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। और एक बार फिर से एक एमसीक्यू वीडियो में बायो फार्मास्यूटिक्स के जीपैट, बी फार्मा 6 सेमेस्टर, एम फार्मा 2nd सेमेस्टर और बाकी जितने एग्ज़िट एग्ज़ाम या कहीं भी कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उन सारे एग्ज़ाम्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किए थे। क्योंकि जीपैट हमारा प्राथमिक उद्देश्य है और सेमेस्टर व एग्ज़िट एग्ज़ाम हमारा द्वितीय उद्देश्य है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जीपैट को ही ध्यान में रखते हुए हमें कुछ घूमे हुए और अच्छे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है जो ठीक ठाक लेवल पर और आसानी से सॉल्व हो जाए। एमसीक्यूज़ आसान होते हैं और स्पेशली बायो फार्मास्यूटिक्स के केस में बहुत आसान होते हैं। अगर आपने अपनी स्टडीज़ को ढंग से किया हुआ है तो आपको ये एमसीक्यूज़ बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आशा करता हूँ कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देखा होगा। आपको रूल्स और सारी चीज़ें जो मैंने पार्ट 1 की भूमिका बताई हुई, पहले के 1 से 2 मिनट स्किप मत करिए, उन्हें ज़रूर सुनिए, तब आप चीज़ें समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, उनके घुमाव को खोलेंगे। डीएनए फोल्डिंग्स, जब कहानी मैंने सुनाई थी कि डीएनए अगर फोल्डेड होंगे तो उन्हें अनफोल्ड करेंगे, क्वेश्चंस को भी अनफोल्ड करेंगे और उनका आंसर देंगे। द अकरेंस ऑफ फूड in the GI tract can affect the drug viability from an oral drug product. The above given statement is, यदि आप खाना खा लेते हैं या आपके पेट में खाना उपस्थित है, भोजन उपस्थित है, तो क्या ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करेगा, बायो अवेलेबिलिटी को प्रभावित करेगा। बायो अवेलेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्ब होगी तो बायो अवेलेबल होगी। दोनों की डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे चलिए। द ऑर्डर ऑफ डिजोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन फॉर डिफरेंट सॉलिड डोसेज फॉर्म इज, जितनी भी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हम बनाते हैं उनके लिए ऑर्डर ऑफ डिजोल्यूशन, और डिजोल्यूशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन। इस बात को ध्यान रखें, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिजोल्यूशन अच्छा होगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर घंटा एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। तो इनमें से किसका डिजोल्यूशन अच्छा है जिससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो? तो देखते हैं भैया। स्टेबल अगर होगी तो जल्दी नहीं घुलेगी, एमॉर्फस होगी तो जल्दी घुल जाएगी, तो पहला वाला छोड़ दो ऑप्शन, दूसरे वाले ऑप्शन पे आओ। एमॉर्फस होगी अच्छी घुल जाएगी, मेटा स्टेबल होगी अच्छी घुल जाएगी, स्टेबल होगी अच्छी घुल जाएगी। अगले पे आओ, मेटा स्टेबल होगी अच्छी घुल जाएगी, स्टेबल नहीं घुलेगी, एमॉर्फस। यानी सबसे अच्छा ऑर्डर कौन सा बन रहा? बी वाला जो ऑर्डर बन रहा है वो सबसे अच्छा बन रहा है, एमॉर्फस, मेटा स्टेबल एंड स्टेबल। बी इज द राइट आंसर। According to pH partition theory, a weak acidic drug will most likely be absorbed from the stomach because the drug which existed primarily in the pH partition theory की चर्चा चल रही है ब्राह्मणकर के अकॉर्डिंग। एक वीक एसिडिक ड्रग है जो कि जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी स्टोमच से। क्यों? क्योंकि ड्रग किस स्टेज में रहेगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में सॉल्व करके आए हैं। अगर आप वहाँ देख के आए हैं तो आपको आराम से बन जाएगा। जो ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी और मोर लिपिड सॉल्युबल होगी, वो परमिएट करेगी स्टोमच की जीआई मेम्ब्रेन को। अगर परमिएट कर जाएगी तो भैया फिर तो पहुंच गए अंदर। ए इज़ द राइट आंसर। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले पिछला वीडियो देखो, ढंग से देखो। नॉइज एंड विटने इक्वेशन किसके लिए यूज़ होती है? तो नॉइज एंड विटने इक्वेशन जो थी भैया वो डिसोल्यूशन के केस में यूज़ होती थी, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन किसी में नहीं होती है। डिसइंटीग्रेशन में तो कोई इक्वेशन नहीं है शायद। विच फॉर्म ऑफ ड्रग्स शोज रैपिड डिसोल्यूशन रेट? सबसे अच्छा डिसोल्यूशन किसका है? अभी पीछे ही हम ऑर्डर देख के आए हैं, ध्यान से देखना और आंसर आंख बंद करके लगाइए, एमॉर्फस। चलो कहानी सुनाते हैं। एमॉर्फस क्यों? पिछले क्वेश्चन के लिए आया, कहानी सुनाते हैं। सामने दूसरा निकला नहीं लीजिए, तब तक इसे पढ़िए। कहानी ये है कि अगर स्टेबल होगी, मैं अगर स्टेबल हूँ तो मैं फिर आपके साथ दोस्ती नहीं करूँगा। अगर मेरे कॉलेज में अच्छा बनता है तो मैं आपसे दोस्ती नहीं करूँगा। पहला केस, स्टेबल नहीं होगी। मेटा स्टेबल मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी स्टेबल हूँ, थोड़ा नहीं हूँ, तब भी मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे से दोस्ती करें, मैं आपसे नहीं करूँगा। ठीक, दोनों हो गए। तीसरा, क्रिस्टलाइन। मैं अगर मेरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और मेरे से दोस्ती करें, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। तीनों स्टेज क्लियर होंगे। लेकिन एमॉर्फस, हमें अगर बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है, हम भी बाहर से आए हैं, आप भी बाहर से आए हैं, तो हम आपके कॉलेज में फटाफट हमारी दोस्ती हो जाएगी। अब ये कहानी याद रखना, लॉजिक मत लगाना, कहानी याद। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स एंड इम्प्रूव्स? कौन सा इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्वस सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट बढ़ाता है? पीछे ही बता के आया था शायद, संभव है कहीं चर्चा हुई हो इस क्वेश्चन की, अगर आप मेरे साथ पढ़े हैं तो। साइक्लोडेक्स्ट्रिन आ गया। ड्रग अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर एडवाइज नॉट टू बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू
जो एफपीएम यानी फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाती हैं उन्हें ओरल रूट के थ्रू नहीं दिया जाता, क्योंकि ओरल रूट लीवर से होकर गुजरता है। एमरफस फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स आए, इतनी कहानी सुना चुका हूँ, आँख बंद से करके सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ो और आंसर लगाओ। व्हाट इज़ द आंसर? मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टल फॉर्म, क्योंकि क्रिस्टल वाला कौन था? मैं चाहूँगा, मेरा एटीट्यूड खराब है, आप आके मेरे से दोस्ती करो। When the solvent in association with the drug is water, the solvent is known as, जब भी solvent associate करे, when the solvent in association with drug is water, the solvent is known as, तो क्या आंसर होगा भाई? इसकी हिंदी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। हाइड्रेट होगा, जब ड्रग वाटर की तरह एक्ट कर रही है तो हाइड्रेट होगा, इस तरह का कुछ बनेगा, आगे देख लीजिएगा। डैश इज़ यूज टू स्टडी गैस्ट्रिक एम्पटिंग, कौन सा सॉल्ट देके गैस्ट्रिक एम्पटिंग, आपके पेट से कितने जल्दी ड्रग बाहर आएगी, ये किस कब देखेंगे, किस सॉल्ट के थ्रू देखेंगे? तो आंसर जो है, अगर आप इनऑर्गेनिक भी पढ़े हैं तो आ जाएगा, बेरियम सल्फेट इज द राइट आंसर। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज, इस पार्ट में कुछ बदलाव होंगे, वो बदलाव ये होंगे कि इस पार्ट में 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा, जैसा कि पिछले पार्ट में भूमिका दी थी, भूमिका जरूर सुन के आना पिछले पार्ट की, और 4 या 5 क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा ओरली आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा टास्क बने, आप उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, एमसीक्यूज को सुनेंगे और राइट आंसर कमेंट या फिर अपने एंड से देखेंगे, ठीक। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग्स एब्जॉर्ब इन जीआई ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी मेरी तरह आलसी है, या आई एम आलसी पर्सन, एनर्जी नहीं लगाना चाहता, ये वीडियो बनाने में भी बहुत सोचता हूँ। पिक आउट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पासेस ऑफ ड्रग थ्रू लीवर इज मिनिमाइज्ड। रेक्टल सपोजिटरीज अगर आप देते हैं तो उसको लीवर में नहीं जाना, वो उल्टी गंगा नहीं बनाएगी, उल्टी एनर्जी खर्च नहीं करेगी, जैसे मैं एनर्जी खर्च नहीं करूँगा दोबारा वीडियो बनाने में अगर ये वीडियो ख़राब होता है तो, क्यों? क्योंकि मैं आलसी हूँ, फिर भी वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि भाई ज्ञान है तो देना चाहिए। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा रूट चाहेगा कि वो जाए लीवर के थ्रू, सीधा ऊपर से जाएगा, लीवर से होता हुआ निकलेगा, कौन सा रूट हुआ? ओरल। आगे जो आलसी वाली थ्योरी भी इसीलिए बनाई मैंने। विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरल रूट, ओरल रूट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओरल रूट से ही देखो आप कितने क्वेश्चन बन गए, और लगभग सब एक जैसे बन रहे, लेकिन बन गए। एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है जीआई सिक्रेशन पे और मोटर फंक्शन पे, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन नहीं है, ब्लड पास नहीं करे, लीवर पास नहीं करेगी, स्टेलाइजेशन नहीं चाहिए। आगे आ जाओ, बी आंसर सही था, ध्यान रखना। टेक द फीचर ऑफ द सबलिंगुअल रूट, तो ये इस तरह से ये गूगल फॉर्म्स बना देते हैं ना, या फिर सेट बना देते हैं, तो सेट वाले क्वेश्चन हार्ड लगते हैं जीपैड वाले बच्चों को, तो यही आ गया, ये जीपैड वाला क्वेश्चन ही है कि वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपके दिमाग में पहले तो ये घुस गया कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है टिक द फीचर्स, लेकिन ये तो केवल कंफ्यूजिंग के लिए किया है। सबलिंगुअल रूट के केस में प्रेटी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, सही है, और ड्रग इज एब्स्ट्रॉक्ट टू जीआई सेक्रेशन नहीं होगी। सबलिंगुअल कौन सा रूट है? जीभ के नीचे वाला, याद है ना। ड्रग इज एक्सपोज्ड मोर प्रोमिनेंट लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं, जो सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं वो लीवर में नहीं जाती। सबलिंगुअल रूट के थ्रू कौन सी टैबलेट देते हैं? ऑन्डेम एमडी, याद है, डिप्लोमा वालों को भी याद रहती है, उल्टी के लिए देते हैं, एमेटिक एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। अ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन अ वैरायटी ऑफ डोज, नहीं कर सकते आप, ज़्यादा डोज नहीं बढ़ा सकते, आपको टैबलेट बहुत छोटी बनानी पड़ेगी जो जीभ के नीचे जाए और तुरंत घुल जाए। ए इज़ द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा पेरेंटल रूट है? ओरल, सबलिंगुअल, इनहेलेशन, तीनों के तीनों नहीं है ना, पेरेंटल कौन सा है? कर दिया कंफ्यूज, ओके कंफ्यूज। अब देखो, कहानी है एंट्रल और पेरेंट्रल की। एंट्रल का मतलब होता है आंत्रीय, जहाँ अभी आंत जुड़ी हुई हो, ठीक। तो रेक्टल भी दोगे तो भी जुड़ी हुई है तो भाई आपके एंट्रिक सिस्टम का ही पार्ट। ओरल दोगे है, मुंह है, सबलिंगुअल दोगे मुंह है, लेकिन इनहेलेशन के केस में इनहेल किए तो जीआई ट्रैक्ट में नहीं जाएगी, दैट इज़ द पॉइंट फॉर पेरेंट्रल। अब जीपैड वाले बच्चे क्या करेंगे, वो इस थ्योरी को समझेंगे, वो रेक्टल भी लगा देंगे, इनहेलेशन भी लगा देंगे, उनके लिए रेक्टल भी है, पेरेंट्रल होगा। नहीं हुआ, क्योंकि एंट्रल और पेरेंट्रल का मतलब समझना जरूरी है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आया। आगे बढ़िए। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज विथ अनकॉन्शियस पेशेंट, बिल्कुल नहीं, अनकॉन्शियस के लिए तो बनाया गया था। जनरली रिजल्ट इन अ लेस एक्यूरेट डोजेस देन
Oral administration usually produce a more rapid response than oral administration. It is too slow for emergency use. तो पहला और लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं है. Accurate doses generally results in a less accurate doses than oral administration. बिल्कुल फिट बैठ रहा. कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है. अब भाई पीछे से ट्रेन निकलती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लोकेशन चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो ट्रेन तो बहुत दूर दूर तक आवाज़ आती है. मैं 1.5 किलोमीटर दूर हूँ फिलहाल, उसके बाद भी आवाज़, अभी देखना मेरी आवाज़ कट जाएगी. तो ये तो मेरे साथ बहुत लंबे समय से, जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से ही समस्या है. क्योंकि रात में वीडियो बना रहा होता हूँ, जब कोई ना हो तो फिर ट्रेन आ जाती है कि नहीं भाई पढ़ाओ नहीं, पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IM रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? IM, water solution can be injected, oily solution can be injected, opportunity of hypertonic solution injection, the action develops slower than at oral administration. D नहीं होगा, A नहीं होगा, 50-50 खिला दिया. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम IM के थ्रू इंजेक्ट कर दें तो भैया निसल्स के बगल में भी तो वेसल्स बह रही हैं. हाइपरटोनिक अगर होगा, ज़्यादा आइसोटोनिसिटी होगी, तो क्या होगा, अंदर का बाहर चला आएगा, बाहर का अंदर चला जाएगा. ऐसा कुछ पढ़ा था ना फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में. तब तो छठवें में बायोफॉर्म पढ़ रहे या एम फार्मा में पढ़ रहे या GPAT के लिए पढ़ रहे. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर देंगे तो ब्लड वेसल्स का काम हो जाएगा तमाम. और ये ट्रेन भी आ गई है और एक साथ 2 आएंगी, रुक जाएगी. B इज़ द करेक्ट आंसर. ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड. उन्हें अपना काम करने दीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए. All are characteristics of passive diffusion except it is an energy independent process, right? Down the concentration gradient, right? Moves up the concentration. बस फंस गए. नॉन सैचुरेबल प्रोसेस. कौन सा है सही आंसर? चलिए चलिए, अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ऊपर नहीं चढ़ेगी, आलसी हूँ, नहीं जाऊँगा ऊपर. पैसिव डिफ्यूजन इज एक्सप्रेस्ड बाई फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ. नीचे के ऑप्शंस मत पढ़ो, ऊपर के 2 पढ़ लो. 50-50 खिला रहा हूँ. फर्स्ट लॉ आगे जाओ. एक्वस फिल्ड पोर्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ. एक्वस फिल्ड पोर्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन में जो होते हैं वो किस तरीके की एक्वस फिल्ड पोर्स हैं, इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ. तो किस तरीके का एब्जॉर्प्शन करेंगे? वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का. चलिए समय हो गया है. इस क्वेश्चन को हटके जो बोनस क्वेश्चंस की मैंने अभी चर्चा की थी, उन बोनस क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करें. तो बोनस क्वेश्चन बहुत आराम से मैं बोलूँगा और उसको आपको सुनना है. मेरे पास लिख सकते हैं, आप सुन के याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. फिर मैं ऑप्शंस बोलूँगा और आप लोगों को सही आंसर उसमें अपने मन में रखना है. ये एक बोनस क्वेश्चन है IQ बढ़ाने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉन रेनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन? नॉन रेनल रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन. ठीक, ऑप्शन सुनिए. नॉन रीनल है, कौन सा रूट नॉन रीनल है? बाइलरी एक्सक्रीशन. अब बाइलरी सेक्रेशंस क्या होती हैं ये पता है, तो बाइलरी एक्सक्रीशन पता है. पल्मोनरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी आर्टरी और वेन पता है, तो पल्मोनरी एक्सक्रीशन. मेमोरी एक्सक्रीशन, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पता है, तो मेमोरी एक्सक्रीशन. नॉन रीनल यानी ये तीनों ही किडनी से किसी भी तरह नहीं जुड़ रहे हैं, तो एक ऑप्शन बना ऑल. तो राइट आंसर ऑल. आगे आओ अगले क्वेश्चन. डैश इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग. फिर से सुनिए. डैश इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, फिक्स नहीं है, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है, ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग ड्रग फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड और क्लियर्ड कंप्लीटली इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. एक फ्लूइड हमने अपने मन में माना बॉडी का, जिसमें से ड्रग पूरी तरह से ख़त्म हो गई एक स्पेसिफिक टाइम में, तो इसे क्लियरेंस कहेंगे. इस प्रक्रिया को एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे या नॉन कहेंगे. तो अगर मैंने प्रक्रिया नहीं बोला होता तो आप लोग एपरेंट वॉल्यूम पे चले जाते. लेकिन पीरियड ऑफ टाइम भी आ रहा है और फ्लूइड भी आ रहा है, तो रेट जैसी चीज़ बन गई. तो यहाँ हाफ लाइफ नहीं होगी, आधी ड्रग नहीं जा रही, कंप्लीटली. तो कंप्लीटली हो गई तो क्लियरेंस. तीसरा क्वेश्चन. तीसरे क्वेश्चन के केस में आसान क्वेश्चन दे देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड नहीं हो. ड्रग डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेन ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. जहाँ हमने उसे एडमिनिस्टर किया है वो वहाँ से ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच गई, जहाँ उसे एक्ट करना था
ब्लड में या जहाँ उसे एक्ट करना था, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक, आखिरी क्वेश्चन, बेस्ड ऑन BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम बायोफार्मास्यूटिक्स, जिस सब्जेक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लो सॉल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी के ड्रग्स क्या हैं? चलो चारों ड्रग क्लासेस की बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ ही गया है सामने तो पहला क्लास फर्स्ट, दोनों हाई हैं, हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी। फिर पहले वाले को डाउन करते हैं, क्लास सेकंड लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, तीसरा हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, और चौथा दोनों लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी। तो लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी वाला किस क्लास में आएगा? चौथी क्लास में। चलिए चारों क्वेश्चंस हो गए होंगे आई होप। ये 4 बोनस क्वेश्चंस थे आपके IQ को बढ़ाने के लिए। फिर जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कांट परमिएट्स मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन? कौन से सब्सटेंस पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जाएंगे मेम्ब्रेन को परमिएट कर? मेम्ब्रेन को परमिएट करना है तो लिपिड सॉल्युबल वाले तो बिल्कुल कर जाएंगे, नॉन आयोनाइज्ड बिल्कुल कर जाएंगे, हाइड्रोफोबिक और लिपिड सॉल्युबल एक ही कहानी है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जो होंगे वो नहीं जाएंगे, परमिएट नहीं करेंगे। ठीक, परमिएट वर्ड नहीं होता तो फिर थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ती है। अ हाइड्रोफिलिक मैकेनिकल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट, सॉरी मैकेनिकल गलती से बोल गया था, मैकेनिकल नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना हमें। 25 क्वेश्चन वो सॉल्व करा चुका हूँ, 4 एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, और अगर आप लोगों को ये अच्छे लगेंगे तो अगले बार से हम लोग 5 क्वेश्चन बोनस कर देंगे, जिससे 30 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व होंगे, 25 सामने और 5 पैसे। हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोफिलिक है, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, बस पहले ही पढ़ लिया, दूसरा देख लो फिर भी देखना है तो, पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन्स बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। हाँ, पानी जैसा होगा तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू जा सकता है। इजी परमिशन थ्रू द BBB, नहीं, ट्रिपल B कभी भी हाइड्रोफिलिक वाले को अंदर नहीं घुसने देगा, और हायर रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्स। अब आंसर सोचो, D वाला जो क्वेश्चन में लेके ऑप्शन लेके आया वहाँ फंसा गया, लेकिन आपको फिक्स आँखों पे आना है कि ठीक है हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट है तो क्या वो बाहर नहीं भागेगा, हायर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बॉडी में ही बना रहेगा। आप तो पहले पे आओ, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, क्योंकि लिपिड के थ्रू हाइड्रोफिलिक नहीं जाएगा। आगे आ जाओ, व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? चारों ऑप्शंस देखिए, विदाउट एनर्जी नहीं होता, B पे आ जाओ, engulf of drug by a cell membrane with a new vesicle formulation, transport against concentration gradient, concentration के अगेंस्ट जाएगा, आलसी नहीं है, D इज द राइट आंसर। ठीक, सारे ऑप्शंस को पढ़ो, पहला वाला पढ़ के ऐसा लगे कि नहीं यही सही है तो पहला नहीं लगा दो, सारे पढ़ो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर और टुडेज वीडियो, भाई काफ़ी हो गया होगा मेरे हिसाब से, हाँ 18 मिनट हो गए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज, डिफ्यूजन ऑफ ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर जाएगा तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, हो सकता है डिपेंडेंट होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, ऐसी कहानी तो नहीं पढ़ी मैंने। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेम्ब्रेन थिकनेस के, नहीं, मेम्ब्रेन थिकनेस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इनमें से कोई नहीं। अब ऑल ऑफ तो है नहीं, तो 2 तो होने वाले नहीं आपके, क्योंकि ऑल तब लगाते हैं जब 2 दिख रहे हैं। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेम्ब्रेन थिकनेस के, ये बिल्कुल पच नहीं रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है लेकिन पच नहीं रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। फिक्स फर्स्ट लॉ यही कहता है, क्या है? dC/dt ऐसा कुछ है ना, हाँ, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन। थैंक यू, मिलते हैं अगले हमारे पार्ट में, बहुत जल्दी बनाता हूँ उसको और जल्दी अपलोड करता हूँ, क्योंकि भाई एग्ज़ाम्स लोगों के हैं, अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी हैं और एग्ज़िट एग्ज़ाम्स भी हैं, तो लोगों ने मेरे को बोल रखा है, और अगली GPAT की तैयारी भी करनी है, तो वो भी करते चलिए आसान क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ, क्योंकि अभी एब्जॉर्प्शन से बहुत पार्ट बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद।